हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू माय यूट्यूब चैनल संख्या विद्यापीठ। चलिए बेटा, कल अपना टॉपिक खत्म हुआ था रदरफोर्ड पे। रदरफोर्ड का अपन ने परमाणु प्रतिरूप पढ़ा था। तो अब उसी के आगे अपने को चलना है यहाँ पे। उसको आगे बढ़ाते हुए अपने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं, कुछ विशेष टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पर। उन्हीं विशेष टॉपिकों में यहाँ पर अपने पास एक वर्ड आता है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या, इसी को हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक। क्या बोलते हैं बेटा? इसी को हम परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। देखिए बेटा, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक क्या होता है कि किसी परमाणु में उपस्थित, किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। कोई भी परमाणु है, उस परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को यहाँ पर क्या कहा जाता है बेटा? परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। क्या कहा आपने यहाँ पे कि किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को हम क्या कहेंगे बेटा? यहाँ पर परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। देखिए, परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित किया जाता है Z के द्वारा। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं बेटा? Z के द्वारा। और इसे तत्व के प्रतीक चिन्ह में, तत्व के प्रतीक चिन्ह में आधार के रूप में, आधार के रूप में बाईं ओर लिखा जाता है। कहाँ लिखा हुआ होता है ये तत्व के प्रतीक चिन्ह में? जो प्रतीक है उस प्रतीक के बाईं ओर यहाँ आधार में लिखा हुआ होगा। क्लियर है बेटा यहाँ पे? तो देखिए, यहाँ पर आपने क्या कहा कि परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या यहाँ पर क्या कहलाएगी बेटा? परमाणु क्रमांक। यानी Z बराबर आपके पास क्या होगा? P। Z बराबर क्या होगा आपके पास? यहाँ पर P होगा। साथ ही देखिए, यहाँ पर एक विशेष पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि उदासीन परमाणु में, उदासीन जो आपका परमाणु है जिस पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, न धनावेश न ऋणावेश, तो ऐसे उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के, इलेक्ट्रॉन की संख्या के क्या होती है बेटा? बराबर। प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। यानी Z बराबर आपका P हो गया और उदासीन परमाणु में P किसके बराबर हो गया बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। क्लियर है यहाँ पर? ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम दूसरा पॉइंट यहाँ पर लेते हैं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। देखिए, किसी भी परमाणु का द्रव्यमान संख्या, किसी भी परमाणु की, किसी भी परमाणु की द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या उस परमाणु में उपस्थित, उस परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या के, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होती है। क्या कहा आपने यहाँ पर कि किसी परमाणु के यहाँ पर द्रव्यमान संख्या उस परमाणु में पाए जाने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का क्या होती है बेटा? योग होती है। वैसे मैंने आपको बताया भी था कि इलेक्ट्रॉन का मास अपन 0 के बराबर, द्रव्यमान 0 के बराबर मानते हैं,
उसके बाद में यहाँ पर प्रोटॉन का 1 मानते हैं और न्यूट्रॉन का भी कितना मानते हैं बेटा, 1 मानते हैं औसत के रूप में। यानी द्रव्यमान केवल किसके कारण होगा परमाणु में, यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण। इसीलिए आपने यहाँ पर किसका योग लिया है, परमाणु में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या का योग। देखिए बेटा, इसे हम प्रदर्शित करते हैं ए के द्वारा। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं इसे, ए के द्वारा। और ए इक्वल क्या होगा आपके पास यहाँ पर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या प्लस आपके पास न्यूट्रॉन की संख्या। क्लियर है यहाँ पे। देखिए बेटा, यहाँ पर द्रव्यमान संख्या को उस तत्व के प्रतीक के ऊपर की ओर बाईं ओर लिखा जाता है। किसी भी परमाणु की जो द्रव्यमान संख्या होती है उस संख्या को हम प्रतीक के कहाँ बेटा, ऊपर की ओर और कौन सी दिशा में बेटा, बाईं ओर लिखते हैं। यानी प्रतीक क्या होगा किसी तत्व का, उसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि E आपका कोई एलिमेंट है, कोई तत्व है। जैसे हाइड्रोजन के लिए H होता है, बेरिलियम के लिए Be होता है, कैल्शियम के लिए Ca होता है। ये क्या है बेटा, तत्व का प्रतीक E आपका यहाँ पे। इसी के आधार में इस बाईं ओर क्या लिखा जाता है बेटा, यहाँ पर तत्व का परमाणु क्रमांक। तत्व का यहाँ पर क्या लिखा जाता है, परमाणु क्रमांक। इसी तत्व के प्रतीक के ऊपर बाईं ओर क्या लिखी जाती है बेटा, द्रव्यमान संख्या। जैसे आपके पास यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है He2O4। ये आपको कोई तत्व का प्रतीक दिया है। इस प्रतीक से आप क्या निर्धारित करोगे कि यहाँ तत्व कौन सा है, तत्व कौन सा है बेटा, हीलियम। हीलियम परमाणु है। इस हीलियम परमाणु का यहाँ पर परमाणु क्रमांक कितना है, 2, और इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है, 4। यानी इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे बेटा, 2, और नंबर ऑफ यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने होंगे, 2 में से 4 में से 2 घटा दीजिए, आपके पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 2 2। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की बात करें तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर कोई आवेश नहीं है यहाँ पे प्लस माइनस, इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी हो गई इसमें बेटा, 2 हो गई। क्लियर है यहाँ तक। अब इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर विशेष पॉइंट पढ़ते हैं जो आपके पढ़े हुए भी होंगे 10th क्लास में। आपके पास यहाँ पर पहला पॉइंट है समस्थानिक। पहला पॉइंट क्या आता है बेटा, यहाँ पर समस्थानिक। इनको हम बोलते हैं बेटा आइसोटॉप। क्या बोलते हैं, आइसोटॉप समस्थानिक। देखिए बेटा, समस्थानिक क्या होंगे कि ऐसे 2 या 2 से अधिक परमाणु, ऐसे 2 या 2 से अधिक परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं। परमाणु क्रमांक तो क्या होते हैं बेटा, समान होते हैं, किंतु द्रव्यमान संख्या क्या होती है बेटा, भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। 2 या 2 से अधिक परमाणु जिनके पास यहाँ पर परमाणु क्रमांक तो क्या मिले आपको, एक जैसा मिले, Z का मान तो आपको एक जैसा मिले, लेकिन द्रव्यमान संख्या A का मान आपको क्या मिले, अलग अलग मिले, तो ऐसे परमाणुओं को आपस में क्या कहा जाएगा बेटा, यहाँ पर समस्थानिक। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में पहला लेते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन के समस्थानिक। देखिए बेटा, प्रकृति में हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2 और एक होता है 1H3। इसको हम बोलते हैं यहाँ पर प्रोटियम। इसे हम बोलते हैं यहाँ पर, अगर इसको H के रूप में न लेकर के D के रूप में लिखा जाए और इसको T के रूप में लिखा जाए, इसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम। क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम। और इसे हम बोलते हैं बेटा ट्रिटियम। क्या बोलते हैं बेटा, इसे ट्रिटियम। कि यहाँ पर हाइड्रोजन की प्रकृति में 3 समस्थानिक होते हैं,
प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। प्रोटियम आपका 1s1 होगा, ड्यूटेरियम 1d2 होगा और ट्रिटियम आपका 1t3 होगा। देखिए आपको ये पूछे कि इसमें जेड कितना है, आपको ये बोले कि यहाँ पर जेड का मान कितना है, तो जेड कहाँ लिखा जाता है, प्रतीक के आधार में बाईं ओर लिखा जाता है। तो बाईं ओर कितना है यहाँ पर 1, ऐसे ही इसमें बाईं ओर कितना है 1, इसमें भी बाईं ओर कितना है 1। देखिए तीनों में यहाँ पर जेड क्या है, समान, तीनों में जेड क्या है आपका एक समान। ऐसे ही अपन बात करें यहाँ पर द्रव्यमान संख्या की, एक ही हम बात करें यहाँ पे, तो एक कहाँ लिखा जाता है बेटा, तत्व के प्रतीक की बाईं ओर ऊपर की ओर लिखा होता है। तो यहाँ ऊपर की ओर कितना है 1, यहाँ कितना है 2 और यहाँ कितना है बेटा 3, यानी आपके पास एक का मान क्या मिल रहा है, भिन्न भिन्न मिल रहा है। तो इन दोनों पॉइंट से आप क्या निर्धारित करोगे कि यदि आपके पास परमाणु क्रमांक तो क्या हो समान और द्रव्यमान संख्या क्या हो अलग अलग, तो ये आपस में क्या कहलाएंगे बेटा, यहाँ पर समाधान। क्लियर है। अब इसी में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि यदि आपको इसमें पूछी जाए नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनकी संख्या भी आपसे पूछी जा सकती है। तो आप क्या कहते हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है बेटा, जेड के बराबर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है उदासीन में, प्रोटॉन की संख्या के बराबर। तो ये दो मान तो अपने पास क्लियर हो गए यहाँ पे कि P किसके बराबर है, जेड, तो इसके लिए जेड का मान कितना है 1, इसके लिए भी कितना है 1 और इसके लिए भी कितना है 1। क्लियर है। ऐसे ही हम बात करें इसमें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या के बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया बेटा, 1 1 हो गया। अब बात किसकी आती है बेटा, न्यूट्रॉन की। तो हम क्या कहते हैं यहाँ पर कि A किसके बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। हमें न्यूट्रॉन निकालना है, तो इस A में से किसको घटा दे, P को घटा दे, तो अपने पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पे। तो हम क्या लिखेंगे, A माइनस P। क्लियर है। इसमें आपने इस एक में से एक घटाया तो कितना मिला बेटा आपको, 0। यहाँ 2 में से एक घटाया तो कितना मिला, 1। यहाँ 3 में से एक घटाया तो कितना मिला बेटा, 2। क्लियर है। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, 0, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 2। अब विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ से बहुत बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी, आपके एग्जाम में भी, हाफ ईयरली एग्जाम, ईयरली एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा यहाँ पे कि वह प्रकृति में पाया जाने वाला वह तत्व जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है, कोई न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, तो वो कौन सा होगा बेटा आपका यहाँ पर, प्रोटियम। क्लियर है बेटा यहाँ पर, क्लियर यहाँ तक। ये था आपके पास क्या बेटा, समस्थानिक। इसी के अनुरूप यहाँ पर और एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले, तो आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है कार्बन 13 और कार्बन 14। इसमें भी देखिए यहाँ पे जेड का मान क्या है, समान, और द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग अलग, यानी ये क्या है, कार्बन के समस्थानिक। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर Cl17 30.5 और एक होता है Cl17 37। ये आपके पास देखिए यहाँ पर, इसमें भी आपका जेड तो क्या है, समान, लेकिन ए का मान क्या है बेटा, अलग अलग। ये क्या है आपके पास यहाँ पर, क्लोरीन तत्व के समस्थानिक। Cl किसका प्रतीक होता है बेटा, क्लोरीन का, यानी किसके समस्थानिक है ये आपके, क्लोरीन के समस्थानिक। क्लियर है यहाँ पे। तो आपके पास फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि समस्थानिक क्या होंगे बेटा आपके पास, कि वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो क्या हो समान, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो अलग अलग, तो उन्हें अपन क्या कहेंगे बेटा यहाँ पर, समस्थानिक। क्लियर यहाँ तक। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो बेटा एक बार इसका। चलिए बेटा
नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर दूसरा पॉइंट आपके पास है समभारिक तत्व। समभारिक तत्व, समभारिक को अपन बोलेंगे आइसोबार। क्या बोलेंगे बेटा? आइसोबार। समभारिक तत्व। देखिए समभारिक तत्व में आपके समस्थानिक की जस्ट विपरीत प्रक्रिया होगी। विपरीत प्रक्रिया क्या यहाँ पर कि जेड तो क्या होगा यहाँ पर भिन्न भिन्न, जेड तो क्या होगा भिन्न भिन्न, परमाणु क्रमांक तो क्या होगा भिन्न भिन्न, लेकिन यहाँ पर द्रव्यमान संख्या क्या होगी बेटा समान होगी। वे तत्व जिनमें का परमाणु क्रमांक तो क्या होता है अलग अलग होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो बेटा एक समान हो, तो उन्हें क्या बोला जाता है बेटा यहाँ पर समभारिक तत्व। क्या बोला जाता है बेटा समभारिक। भारिक का मतलब होता है भार जिनका क्या हो बेटा समान, तो द्रव्यमान संख्या आपकी क्या हो समान हो, भार समान हो, तो उनको अपन क्या बोलेंगे बेटा समभारिक तत्व। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपके पास है कार्बन 14, नाइट्रोजन 14 और ऑक्सीजन 14। क्लियर है? यहाँ पे हम बात करें यहाँ पर Z की और A की, तो देखिए Z क्या होगा प्रतीक चिन्ह के नीचे की ओर होगा यहाँ पे, तो Z इसके लिए कितना हुआ सॉरी हाँ जी कार्बन के लिए यहाँ पर Z का मान कितना है 6, नाइट्रोजन के लिए Z का मान कितना है 7, ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर Z का मान कितना है बेटा यहाँ पर 8। कितना है यहाँ पर 8। यहाँ पर कार्बन के लिए 6, नाइट्रोजन के लिए 7, ऑक्सीजन के लिए कितना है यहाँ पर 8। हम बात करें A की यहाँ पर, तो A कितना है बेटा यहाँ पे 14, यहाँ कितना है 14 और यहाँ कितना है बेटा 14। तो Z तो क्या मिला आपको यहाँ पर भिन्न भिन्न, लेकिन A का मान क्या मिला आपको यहाँ पर समान, तो इनको अपन आपस में क्या कहेंगे बेटा समभारिक तत्व। क्या कहेंगे समभारिक तत्व। कोई देखिए इसमें भी आपको क्या पूछी जा सकती है प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो हम क्या कहेंगे बेटा यहाँ पर कि प्रोटॉन की संख्या उदासीन में किसके बराबर होती है बेटा इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, और प्रोटॉन किसके बराबर होता है Z के, तो यहाँ Z का मान कितना है 6, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई 6, यहाँ पर कितना है 7 और यहाँ पर कितना है बेटा 8। न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन क्या होता है A माइनस P, द्रव्यमान संख्या में से किसको घटा दीजिए प्रोटॉन की संख्या को घटा दीजिए। ये द्रव्यमान संख्या, इसमें प्रोटॉन की संख्या को घटाएंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको कितने प्राप्त होंगे 14 में से 6 घटाए तो कितने बेटा 8, 14 में से 7 घटाए तो कितने बेटा 7, और 14 में से 8 घटाए तो यहाँ पर कितने हो गए 6। तो कार्बन 14 में न्यूट्रॉन कितने होते हैं 8, नाइट्रोजन 14 में यहाँ पर कितने होते हैं 7, और ऑक्सीजन 14 में कितने होते हैं बेटा 6। क्लियर है? यहाँ पे ये थे आपके पास कौन से तत्व बेटा समभारिक तत्व। क्लियर है? यहाँ पे ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पास है ये आपके पास कोई प्रतीक दिया हुआ है किसी तत्व का, कौन सा तत्व है Br ब्रोमीन का। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इसका Z, इसका A, इसमें P, इसमें N और इसमें E की मान बताइए। इन सब के मान यहाँ पर बताइए, इनमें से कोई 2 मान आपको पूछेगा यहाँ पे, तो आप क्या कहोगे कि ये तो आपके पास क्या है बेटा Z और ये आपके पास क्या है A, यानी Z बराबर तो आ गया 35 और A बराबर आपका क्या आ गया बेटा यहाँ पर 80। इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पर P की, तो Z की
P किसके बराबर होता है, Z के, यानी कि यहाँ पर कितने हो गए बेटा, यहाँ पर P का मान प्रोटॉन की संख्या 35। ऐसे ही यहाँ पर इस पे कोई आवेश नहीं है तो प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर, यानी इलेक्ट्रॉन का मान भी कितना होगा यहाँ पर 35। अब बात करें हम न्यूट्रॉन की संख्या की, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो द्रव्यमान संख्या में से किसको घटा दीजिए बेटा, यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या को घटा दीजिए, तो आपको यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त हो जाएगी, यानी 80 माइनस आपका कितना हो गया बेटा 35, कितना बचेगा बेटा यहाँ पर 40। क्लियर है यहाँ पे, ये आपके पास क्या आ गए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ऐसा प्रश्न आता है बेटा, पूछा जाता है, ये ध्यान में आपको रखना है। क्लियर है यहाँ पे, चलो ये तो कुछ बीच का पॉइंट था यहाँ पर, उसमें आप आगे चलेंगे अपने परमाणु मॉडल में। परमाणु मॉडल में अपन दो मॉडल यहाँ पर पढ़ चुके हैं, एक तो थॉमसन का परमाणु मॉडल और एक आप पढ़ चुके हो यहाँ पर रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्रिका प्रयोग, रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप। अब उसी प्रतिरूप में कुछ कमियां पाई जा रही थी, उनको दुरुस्त करने के लिए यहाँ पर परमाणु प्रतिरूप का थर्ड रूप आता है और थर्ड रूप दिया जाता है बोर का परमाणु प्रतिरूप। नील्स बोर के द्वारा यहाँ पर उस परमाणु का प्रतिरूप, उस परमाणु का मॉडल दिया जाता है। क्लियर है यहाँ पे, उसी के बारे में अपने को थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ना है। आइए बोर के परमाणु प्रतिरूप की पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि का मतलब होता है आधार। इसको आधार कहां से मिला, जैसे रदरफोर्ड को रेडियो एक्टिविटा के बाद में अल्फा कणों के बाद में मिला, वैसे ही यहाँ पर बोर के परमाणु प्रतिरूप की पृष्ठभूमि आधार कहां से डेवलप हुआ। तो देखिए इसके लिए अपन थोड़ी सी कहानी पढ़ेंगे। यहाँ पर कहानी हम पढ़ेंगे किसकी बेटा, द्रव्य की। किसकी पढ़ेंगे, द्रव्य की, क्योंकि आपने यही कहा है कि परमाणु द्रव्य का क्या होता है बेटा, सूक्ष्मतम कण होता है। आपने कहा है, पढ़ा है आपने डाल्टन की परमाणुवाद के सिद्धांत में। तो उसी द्रव्य की अपन बात करेंगे यहाँ पे, उसी परमाणु की अपन बात करेंगे यहाँ पे कि द्रव्य की द्वैत प्रकृति, उसी द्रव्य की आपको कौन सी प्रकृति पढ़नी है बेटा, द्वैत प्रकृति पढ़नी है। और इसी के साथ आपको पढ़ना है परमाणविक स्पेक्ट्रम, परमाणविक स्पेक्ट्रम आपको यहाँ पर पढ़ना है। आपने क्या कहा यहाँ पे कि इस पृष्ठभूमि को जनरेट करने के लिए, इसको बनाने के लिए यहाँ पर आपको दो पॉइंट्स पढ़ने हैं। पहला पॉइंट आपको पढ़ना है द्रव्य की द्वैत प्रकृति और दूसरा आपको पढ़ना है परमाणविक स्पेक्ट्रम। हम सबसे पहले द्वैत प्रकृति की बात करते हैं। द्वैत का मतलब होता है डबल। द्वैत का मतलब क्या होता है बेटा, डबल होता है। द्वैत का मतलब डबल, यानी द्रव्य की कितनी प्रकृति होती है, डबल प्रकृति होती है। दो नेचर इसकी पाई जाती है। द्रव्य की कितनी नेचर होती है, कितनी प्रकृति होती है बेटा, दो प्रकृति होती है। एक तो आती है बेटा यहाँ पर तरंग प्रकृति, जिसको हम विकिरण भी बोलेंगे। एक तो इसकी कौन सी होती है बेटा, तरंग प्रकृति, और एक पाई जाती है यहाँ पर इसकी कणीय प्रकृति। द्रव्य की यहाँ पर दो प्रकार की प्रकृति होती है। ये तरंग के रूप में भी पाया जाता है, तो ये कण के रूप में भी पाया जाता है। अब वो तरंग के रूप में किस प्रकार होगा और कण के रूप में किस प्रकार होगा, उन्हीं को अपने आगे लेकर चलना है। और उन्हीं में अपन सबसे पहले कौन सी प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे बेटा, यहाँ पर द्रव्य की
तरंग प्रकृति के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा यहाँ पर सबसे पहले द्रव्य की तरंग प्रकृति के बारे में। देखिए यहाँ पर द्रव्य की जो तरंग प्रकृति है उसकी व्याख्या यहाँ पर की जाती है विद्युत चुंबकीय विकिरण द्वारा। जो द्रव्य की कौन सी प्रकृति है बेटा, तरंग प्रकृति है। इस तरंग प्रकृति की व्याख्या किसके द्वारा की जाती है बेटा, यहाँ पर विद्युत चुंबकीय विकिरण के द्वारा। किसके द्वारा बेटा, यहाँ पर विद्युत चुंबकीय विकिरण के द्वारा। देखिए विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होती है, इसी की कहानी अपने को आगे पढ़नी है। और कहानी के लिए अपन चलेंगे यहाँ पर, एक साइंटिस्ट है मैक्सवेल। क्या है एक साइंटिस्ट आपके, मैक्सवेल। मैक्सवेल ने क्या कहा यहाँ पर कि आपके पास कोई भी आवेशित पिंड है, कोई भी आवेशित क्या है, द्रव्य पदार्थ है, उस आवेशित द्रव्य पदार्थ के, उस आवेशित द्रव्य पदार्थ के विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य कुछ अन्योन्य क्रियाएं होती है। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य क्या होती हैं, कुछ अन्योन्य क्रियाएं होती है। और इन अन्योन्य क्रियाओं के द्वारा कोई स्थिर विद्युत आकर्षण बल यहाँ पर जनरेट होता है, उत्पन्न होता है। उसी की व्याख्या यहाँ पर की जा रही है। मैक्सवेल ने यहाँ पर विद्युत चुंबकीय विकिरण की यहाँ पर क्या की है, व्याख्या की है। किसके आधार पर, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के मध्य की अन्योन्य क्रिया के आधार पर। किसके आधार पर बेटा, यहाँ पर कि आवेशित जो पिंड है, उस आवेशित पिंड के पास क्या है बेटा, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र है। उस विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य कुछ क्या होती है, क्रियाएं होती है, आकर्षण और प्रतिकर्षण के रूप में। उन्हीं क्रियाओं के द्वारा यहाँ पर विद्युत चुंबकीय विकिरण की व्याख्या इनके द्वारा की जाती है। जहां मैक्सवेल के अनुसार, इसी की व्याख्या के लिए मैक्सवेल के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि जब हम, ध्यान से सुनना, कि जब किसी आवेशित पिंड को त्वरित किया जाता है, त्वरित का मतलब होता है यहाँ पर गमन संचरण, गमन या संचरण। कि जब किसी आवेशित पिंड को त्वरित किया जाता है तो ये आवेशित पिंड अपने चारों ओर विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या करता है बेटा, यहाँ पर ये विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न करता है। वापस सुनिए कि आपके अनुसार क्या कहा गया कि जब किसी आवेशित पिंड को हम क्या करते हैं बेटा, त्वरित करते हैं, उसका संचरण करवाते हैं, तो वह अपने आसपास यहाँ पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है बेटा, उत्पन्न करता है। और ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र जो यहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं, ये एकांतरित क्रम में होते हैं। किस क्रम में होते हैं बेटा, एकांतरित क्रम में होते हैं। एकांतरित क्रम में ये आवेशित पिंड विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है और इन क्षेत्रों की वजह से यहाँ पर विद्युत व चुंबकीय विकिरण बनती है। क्या बनती है, विद्युत चुंबकीय विकिरण। वापिस सुनिए क्या कहा गया है यहाँ पर कि द्रव्य की तरंग प्रकृति को, विकिरण की प्रकृति को समझाया जाता है किसके द्वारा, विद्युत चुंबकीय विकिरण के द्वारा। और विद्युत चुंबकीय विकिरण मैक्सवेल के अनुसार क्या होती हैं कि जब हम किसी आवेशित पिंड को क्या करते हैं बेटा, त्वरित करते हैं, तो यहाँ पर एकांतरित क्रम में विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर तरंग के रूप में उत्पन्न होते हैं। इसलिए यहाँ पर इन तरंगों को किस नाम से जाना जाता है बेटा, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की वजह से विद्युत
चुंबकीय क्षेत्र की वजह से चुंबकीय और तरंग के रूप में यहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं, तो आपके ने क्या कहा यहाँ पर विकिरण, अर्थात तो विद्युत चुंबकीय विकिरण इन्हें कहा जाता है। अब उसी का अपने को डायग्राम बनाना है कि कैसे यहाँ पर ये विद्युत चुंबकीय विकिरण एक आवेशित पिंड के द्वारा उत्पन्न की जा रही है। देखिए बेटा यहाँ आपका क्या है बेटा, कोई आवेशित पिंड। इस आवेशित पिंड को आपने क्या किया, त्वरित किया, तो ये गति करता हुआ कहाँ बढ़ेगा बेटा, इस दिशा की ओर। तो आपने यहाँ क्या लिखा, पिंड का या कण का संचरण। पिंड का या कण का संचरण इस दिशा में हो रहा है। जब ये कण संचरित हो रहा है तो एकांतरित क्रम में यहाँ पर दो प्रकार के क्षेत्र जनरेट हो रहे हैं। पहला अपन बनाएंगे विद्युत क्षेत्र। इस प्रकार से यहाँ क्या उत्पन्न होता है बेटा, विद्युत क्षेत्र। किसके रूप में बेटा, विद्युत तरंग के रूप। तरंग आप मान सकते हो जैसे अपने स्थिर जल का कोई बर्तन भरा हुआ है, उसमें आप छोटा सा कंकड़ डालते हो तो उसमें कुछ ऐसी लहर उठती है, उसी लहर को अपन क्या कह रहे हैं बेटा, तरंग। तो यहाँ पर कौन सी तरंग जनरेट होती है, विद्युत ये तरंग जनरेट होती है जब आप क्या करते हो, इस पिंड को यहाँ पर संचरित करते हो। देखिए यहाँ पर ये तो विद्युत क्षेत्र की बात हुई। दूसरा क्षेत्र कौन सा जनरेट हो रहा है बेटा, यहाँ पर आपके पास चुंबकीय क्षेत्र। कौन सा बेटा, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र। किस रूप में बेटा, इसके एकांतरित क्रम में। इसी के एकांतरित क्रम में यहाँ पर कौन सा क्षेत्र जनरेट होता है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र। कौन सा जनरेट होता है बेटा, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र। किसके रूप में बेटा, यहाँ पर चुंबकीय तरंग के रूप में। किसके रूप में बेटा, यहाँ पर चुंबकीय तरंग के रूप में। इसलिए हम यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर के क्या कहते हैं, यहाँ पर विद्युत चुंबकीय विकिरण। क्या कहते हैं बेटा, इन दोनों को मिलाकर के विद्युत चुंबकीय विकिरण। क्लियर है बेटा यहाँ पर। अब इसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की कुछ क्या है विशेषताएं, कुछ क्या है यहाँ पर इसके गुण है, कुछ क्या है इसकी विशेषताएं, कुछ क्या है इसकी बेटा यहाँ पर गुण है। उन्हीं गुणों में हम यहाँ पर पहला गुण पढ़ते हैं। उन्हीं गुणों में हम यहाँ पर पहला गुण पढ़ते हैं कि जब यहाँ पर ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं बेटा, उत्पन्न होते हैं, तो ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत। क्या कहा मैंने यहाँ पर, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, लंबवत होते हैं। साथ ही साथ ये दोनों आपस के अलावा यहाँ पर जो तरंग संचरित हो रही है, उस तरंग की संचरण की दिशा के भी क्या होते हैं बेटा, लंबवत होते हैं। तरंग के संचरण की दिशा के भी क्या होते हैं, ये लंबवत होते हैं। कैसे, देखिए आप इसको ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये आपके पास कोई तरंग जा रही है, इस तरंग में ये आपके पास यहां से इस बिंदु से इस तरंग का क्या हो रहा है, संचरण हो रहा है। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है यहाँ, और यहाँ देखिए कितने का एंगल है, 90 डिग्री का। यहां से उत्पन्न होकर के इस प्रकार से ऊपर और नीचे कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र। तो कौन से यहाँ पर इसकी तरंग की संचरण की दिशा के क्या आ गया बेटा, यहाँ पर लंबवत। दूसरा क्षेत्र यहाँ पर कौन सा आया, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा इस वाली दिशा में, आगे की ओर और पीछे की ओर। जब ये यहाँ जनरेट हो रहा है तो ध्यान से देखिए बेटा, ये तरंग के संचरण के भी क्या है, 90 डिग्री एंगल पे यानी लंबवत। ऐसे ही ये विद्युत क्षेत्र आपका जनरेट हो रहा था, इसके भी क्या है बेटा, 90 डिग्री एंगल पे, यानी कि इसके भी क्या है बेटा, लंबवत। तो ऊपर और नीचे तो आपका कौन सा क्षेत्र आया बेटा, विद्युत क्षेत्र।
जबकि आगे और पीछे कौन सा क्षेत्र आ रहा है आपका यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र। तो पहला गुण क्लियर है आपके पास यहाँ पर कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, साथ ही साथ ये इस तरंग के संचरण की दिशा के भी क्या होते हैं बेटा, लंबवत होते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ पर, क्या भी ये विद्युत चुंबकीय विकिरण यहाँ पर गति करती है, गमन करती है, तो इस विकिरण का वेग प्रकाश के वेग की बराबर होता है। इस विकिरण का वेग प्रकाश के विकिरण के वेग के बराबर होता है और प्रकाश के विकिरण का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर है सेकेंड गुण। थर्ड देखिए यहाँ पे, देखिए बेटा यहाँ पर ध्वनि तरंगों को या जल तरंगों को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, या तो गैस के रूप में या द्रव के रूप में या ठोस के रूप में। ध्वनि तरंगों और जल वाली तरंगों को संचरित होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन देखिए इनके विपरीत विद्युत चुंबकीय विकिरणों को संचरित होने के लिए यहाँ पर किसी प्रकार के कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात ये निर्वात में भी क्या कर सकती है बेटा, गमन कर सकती है। क्या कहा आपने यहाँ पर कि इन्हें ध्वनिक तरंगों या जल तरंगों के विपरीत किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात ये निर्वात में भी क्या कर जाती है बेटा, गमने कर जाती है। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे आपने कहा कि ये कण जब संचरित हो रहा है तो विभिन्न प्रकार के यहाँ पर विद्युत और चुंबकीय विकिरणों का क्या कर रहा है, उत्सर्जन कर रहा है। एक ही विकिरण नहीं होती है बेटा, यहाँ पर बहुत सारी विकिरणों का, बहुत सारी विद्युत चुंबकीय विकिरणों का ये क्या करता है, उत्सर्जन करता है। और उन बहुत सारी विकिरणों की आवृत्तियां क्या होती हैं बेटा, अलग अलग। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि जब आपका आवेशित पिंड संचरित हो रहा है तो उस संचरण के दौरान ये विभिन्न आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय विकिरणों का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। क्लियर है। नेक्स्ट आपका फिफ्थ पॉइंट आता है और फिफ्थ पॉइंट में अपन यहाँ पर पढ़ते हैं, इन विद्युत चुंबकीय विकिरणों को प्रदर्शित करने वाले मात्रक। इन विकिरणों को अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उन्हीं को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर कुछ मात्रक यहाँ पर काम में लिए जाते हैं। ये मात्रक पढ़ेंगे बेटा अपन कल। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी कोई डाउट लगे तो आप बोलिएगा बेटा। थैंक यू।